तो दर्शकों, मई का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम सब इसमें प्रवेश करेंगे। ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आने वाला ये मई का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। फिर चाहे वो हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारा शिक्षा और करियर क्यों ना हो, व्यवसाय बिज़नेस क्यों ना हो या कार्य क्षेत्र क्यों ना हो। इसके अलावा प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा या विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे जाने वाला है मई का महीना। देखिए, बहुत बड़ी एक बात हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि मई के महीने में बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। 3 मुख्य ग्रह जिसमें बृहस्पति, राहु और केतु आते हैं। इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये मई के महीने में होगा। इससे पहले जो हो चुका है वो शनि का हो चुका है। तो इस लिहाज से भी अगर समझे तो 2025 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए बहुत ही इसके संदर्भ में बातें कही गई हैं कि कुछ ये परिवर्तन होगा, कुछ वो परिवर्तन होगा। देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इसके साथ ही हमको चलना पड़ता है, इसी के साथ ही हमको जीना पड़ता है। तो जो भी परिवर्तन होगा निश्चित तौर से वो आपके सामने स्वतः ही प्रकट होगा। इसके अलावा ये जो परिवर्तन होगा, इसका प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ेगा, उसकी हम एक सेपरेट वीडियो बना के आपके सामने ज़रूर लेकर आएँगे। लेकिन अभी हम चर्चा करेंगे मई के महीने के जो मासिक राशि वाले देशी श्रृंखला के साथ जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे पहली राशि मेष राशि के बारे में, यानी उनके लिए मई का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, पूरा विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कुछ उपाय भी आपको बताएँगे, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेद में आपका स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मेष राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं, द्वितीय भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा जो अपने गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं तृतीय भाव में कर रहे हैं। लग्नेश मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी अवस्था नीच की है और सूर्य की अवस्था जो है उच्च की है। केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में यानी द्वादश भाव में जो है मीन राशि में राहु, बुध और शुक्र, शनि गोचर कर रहे हैं। एक प्रकार से अगर आप समझे तो ये एक काल सर्प योग का निर्माण भी कर रहे हैं कि राहु केतु के एक्सेस में सारे ग्रह आ गए हैं। तो इसीलिए भी ये महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, बहुत सी ऐसी स्थिति बन रही है जिसकी वजह से इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब कुछ परिवर्तन आप इसमें देखेंगे, जैसे कि बुध 7 मई को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव से निकल के जो है आपके लगन भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा परिवर्तन करने जा रही हैं। 14 मई को वृषभ राशि से निकल के आपके मिथुन राशि में यानी तृतीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हम समझेंगे तो यानी अगले दिन सूर्य जो है 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे द्वितीय भाव में। इसके अलावा राहु फिर राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। मीन राशि से निकल के राहु और केतु हमेशा वक्री अवस्था में रहते हैं, तो इसलिए इनकी गति पीछे की तरफ होती है। तो ये मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में यानी आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। केतु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में, ये आपके पंचम भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में। और इसके अलावा अन्य परिवर्तन भी आप देखेंगे। जो बुध है वो 23 मई को फिर वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी इनकी युति सूर्य के साथ रहेगी द्वितीय भाव में। और 31 मई को शुक्र भी द्वादश भाव से निकल के यानी उच्च अवस्था से निकलकर आपके लगन भाव में आ जाएंगे मेष राशि में। तो ये बहुत सारा ग्रह गोचर आप मई के महीने में आप देखेंगे। तो ये जो इतनी सारी एनर्जी कलेक्ट हो रही है, तो उसका प्रभाव तो बहुत ही जाहिर सी बातें समझने की जरूरत है। तो दर्शकों, शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो केतु और राहु काफी लंबे समय से आपको परेशान कर रहे हैं। केतु आपके छठे भाव में और द्वादश भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि 18 मई तक थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, कुछ राहत भी आपको प्राप्त होगा। केतु आपके पंचम भाव में चले जाएंगे, राहु आपके एकादश भाव में आ जाएंगे और यहाँ पे राहु की स्थिति काफी मजबूत रहेगी, क्योंकि एकादश भाव में राहु काफी अच्छा परिणाम देते हैं। 3 और 6 और 11 में राहु काफी जो है अच्छा परिणाम देते, कारक ग्रह माने गए हैं। इसके अलावा क्योंकि मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि आपको धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ पे जो आप समझे तो आपकी जो लग्नेश है चतुर्भाव में नीच अवस्था में बैठे हैं, तो हृदय के मरीज हैं, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। चेस्ट कंजेशन की समस्या, ओवर स्ट्रेस के कारण इमोशनल बस्ट, यानी कह सकते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं जब आप प्रकट नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसको आप सप्रेस करते हैं, दबाते हैं और कहीं ना कहीं उसका विस्फोटन आपको देखने को मिलता है। अब इसका प्रभाव आपकी सेहत पर निश्चित तौर से देखने को मिलेगा, फिर चाहे वो रक्तचाप की समस्या क्यों ना हो या हृदय की समस्या क्यों ना हो। इसके अलावा लंग्स की रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है।
हालाँकि सूर्य आपके लगन भाव में बैठ के अच्छे खासे उच्च अवस्था में आपको आपको अच्छी खासी इम्यूनिटी भी दे रहे हैं, साथ ही आपको कॉन्फिडेंट भी दे रहे हैं। आप स्थिति को आप काफ़ी हल्के में भी ले सकते हैं, थोड़ा इससे आपको बचना होगा। देखिए लग्नेश की पोज़ीशन अभी थोड़ी-सी स्लो डाउन है यानी वीक है, तो ऐसे में कुछ आप रिस्क ना लें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप इसके अगर हम समझे तो द्वादश भाव में शनि है और यहाँ पे शुक्र भी उच्च अवस्था में है, तो आँखों से संबंधित समस्या या पुरानी समस्या देख सकते हैं या शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये थोड़ी इसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं, तो ये थोड़ा छोटी-मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। और बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में आते ही यहाँ पे मिथुन राशि में आएँगे, तो आप यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि बृहस्पति जो यहाँ पे एक प्रकार से डेड माने गए हैं, मरणात्मक माने गए हैं, यहाँ पे बृहस्पति ज़्यादा प्रसन्न भाव में नहीं होते हैं। तो यात्राएँ आपकी हो सकती हैं, बहुत यात्राएँ हो सकती हैं जहाँ जिसका कुछ उद्देश्य भी नहीं होगा और कुछ आपको लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। कुल मिला के थोड़ा-सा 18 मई तक आपको बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। उसके बाद धीरे-धीरे आपको परिवर्तन और आराम मिलता हुआ नज़र आएगा। अब शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो देखिए आप पंचम भाव के स्वामी उच्च अवस्था में लगन में बैठे हैं। कोई बाधा, कोई रोक-टोक आपको नहीं रोक पाएगी अपना मनवांछित फल प्राप्त करने में। अपेक्षा रिज़ल्ट आपको तो ज़रूर देखने को मिलेगा, परंतु यहाँ पे मैं थोड़ा-सा परंतु इसलिए लगा रही हूँ, एकादश भाव के स्वामी जो लाभ के घर के स्वामी हैं वो शनि हैं। वो आपके चले गए हैं द्वादश भाव में यहाँ पे मीन राशि में और यहाँ पे राहु के साथ इनकी शुरुआत में युति रहेगी 18 मई तक, तो ये एक श्रापित योग का भी निर्माण कर रहे हैं। देखिए अगर राहु यहाँ पे आपके एकादश भाव में आ भी गए तो आप परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे, आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहेंगी, पर वास्तविक स्थिति कुछ और रह सकती है। तो क्योंकि शनि जो है द्वादश भाव में चले गए, जो नुकसान का घर है, खर्चे का घर है, वो अच्छा घर माना नहीं गया, तृतीय भाव माना गया है। 6-8-12 को अच्छा भाव नहीं माना गया है, पारिवारिक दृष्टि से, भौतिक संसार की दृष्टि से। अन्य दृष्टि से समझे, यदि अध्यात्म दृष्टि से समझे तो ये जो भाव है आपको ईश्वर की तरफ, मोक्ष की तरफ, अध्यात्म की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा आपको 18 मई के बाद काफ़ी सावधान रहना है। कॉम्पिटिशन में मध्य मई के बाद कुछ अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में एनर्जी आपको हाई रखनी है, नेगेटिव सोच से आपको दूर रहना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहे, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को अपडेट करें, योजना के साथ चले, प्लानिंग के साथ चले। करियर की शुरुआत में आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी संभव है कि ज़्यादा लंबा आपका ना चल पाए, कुछ ब्रेक या कुछ रुकावट, अवरोध या देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से एक प्रकार से स्मूथनेस जो है आप चाह रहे हैं वैसा देखने को नहीं मिल पाएगा। माहौल थोड़ा-सा आपके विपरीत रह सकता है। दशम भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में श्रापित योग का निर्माण कर रहे हैं राहु के साथ। तो ये जो सुख आपका जो प्रोफ़ेशन को लेकर है, उसमें आपको काफ़ी कमी देखने को मिल सकती है। ये शुरुआत आपको पहले से ही एहसास होने लगेगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप जहाँ पे काम करें, वहाँ पे आपका मन नहीं लग रहा है या आप इसको बिलॉन्ग नहीं करते या आपके आगे करियर के लिए सही नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। हालाँकि कॉन्फिडेंट आपका बना रहेगा क्योंकि सूर्य उच्च अवस्था में बैठे हैं। थोड़ा-सा ये ईगो प्रॉब्लम भी देता है, जिसमें आप अपनी बात को सर्वश्रेष्ठ समझते, दूसरों की बात को नकारते हैं। इससे थोड़ा आपको बचना होगा। इसके अलावा कार्यक्षेत्र की हम बात करें, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि चले गए हैं आपके द्वादश भाव में, तो लाभ के लिए, ग्रोथ के लिए जो संघर्ष है वो अब आपको लंबा देखने को मिल सकता है कि विलंब देखने को मिल सकता है या कुछ परिणाम भी आपको मिल रहा है तो अपेक्षित अनुसार देखने को नहीं मिल पाएगा। शुक्र थोड़ी शुरुआत में आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन शुक्र जैसी 31 मई के बाद आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तब थोड़ा सा आप समझेंगे कि शनि यहाँ पे अकेले रह गए हैं द्वादश भाव में। तो यहाँ पे रहकर शनि कहीं ना कहीं विलंब, रिजल्ट में गिरावट, काम पूर्ति में संदेह, काम में कोई ना कोई अवरोध या विघटन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये स्थिति थोड़ी लगातार बनी रह सकती है। इसके ऊपर अगर हम समझे तो नीच के मंगल जो आपके लग्नेश है चतुर्भाव में गोचर करें, इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो ये भी संभव है कि कि आप अपने मन से या कह सकते हैं कि कोई गलत फहमी का शिकार हो सकते हैं या कुछ इमोशनली अप डाउन या कुछ अपसेट महसूस कर सकते हैं काम को लेकर या काम की परिस्थिति को लेकर या अपने प्रति हो रहे व्यवहार को लेकर आप अप्रसन्न रह सकते हैं, असंतुष्ट रह सकते हैं, अशांत भाव में रह सकते हैं और इसका प्रभाव जो है आपके परफॉर्मेंस में देखा जा सकता है और यही एक वजह हो सकती है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो अंडररेटेड हो सकता है या कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये जो स्थिति बन रही है वो आपके थोड़ा विपरीत बन रही है, तो आपको सावधान रहना है। हालांकि 18 मई के बाद राहु आपके एकादश भाव में आएंगे तो थोड़ा जोश आपको जरूर देखने को मिलेगा, पर सूर्य आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो वाणी थोड़ी अनियंत्रित हो सकती है। अधिकारी के साथ अपने संबंध को अच्छे बनाए रखें। हालांकि जो अगर मैं समझूं तो शनि की दृष्टि द्वादश भाव से आपके द्वितीय भाव में भी पड़ेगी, तो कुछ बोलकर बड़बोलापन करके या कुछ भी बिना मतलब बोल के सिर्फ आप अपना नुकसान करेंगे और कुछ नहीं करेंगे।
शनि की दृष्टि द्वादश भाव से यदि द्वितीय भाव में पड़ रही है तो इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो सावधान रहने की आपको काफी आवश्यकता है। नई जॉब के लिए प्रयास जो है आपके कह सकते हैं कि लास्ट वीक ऑफ मई यानी मई के उत्तरार्ध में, जो अंत में आपको कुछ सफलता देखने को मिल सकती है। दर्शकों, आप समझेंगे आपके व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। व्यवसाय बिजनेस की बात करें तो सप्तमेश जो है उच्च अवस्था में द्वादश भाव में गोचर करें, पर जो आसपास की स्थिति है, माहौल है, वो थोड़ा उनके विपरीत बना हुआ है। अब शुक्र यहाँ पे उच्च अवस्था में तो है, पर शनि और राहु का संबंध है, बुध यहाँ पे है, तो शनि राहु यहाँ पे जो श्रापित योग का निर्माण कर रहे हैं, आपकी कड़ी कराई पे पानी फिर सकता है। आप मंजिल पे पहुंचते पहुंचते आपको कहीं ना कोई रुकावट देखने को मिल सकती है, ये काम अटक सकता है या आगे के लिए टल सकता है। इसके अलावा विदेश के लिए आपके प्रयास तो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे, प्रदर्शन काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन परिणाम उम्मीदों अनुसार नहीं देखने को मिलेगा। एक तो लाभ के स्वामी द्वादश भाव में चले गए और एक बहुत ही पीड़ित अवस्था में है, जिसे हम कह सकते हैं। 18 मई के बाद ही कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे राहु चले जाएंगे आपके एकादश भाव में, यहाँ पे शनि और बुध, शनि और शुक्र रह जाएंगे आपके द्वादश भाव में, तो स्थिति थोड़े से पहले से बेहतर आपको देखने को मिलेगी। पर जैसे ही शुक्र आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको और राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काफी फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है, फाइनेंस की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में, वाहन के बिजनेस में, घरेलू उद्योग में लगातार आपको संघर्ष, गिरावट या सामान्य से कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो शेयर मार्केट यदि हम बात करें तो शुरुआत थोड़ी सी आपके लिए फेवरेबल रह सकती है, लेकिन ज्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट में ना पड़े तो बेहतर रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हालांकि उच्च अवस्था में द्वादश भाव में तो गोचर कर ही रहे हैं, तो हो सके तो किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट से आपको दूर रहना है। अब मई के अंत के बाद अगर समझे तो थोड़ी स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। ये भी संभव है कि कुछ शुरुआत में आपको गिरावट ज़रूर देखने को मिले, क्योंकि ज वही बात है कि द्वादश भाव के स्वामी जो है वो द्वितीय भाव में गोचर करें और द्वितीय भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एक राशि परिवर्तन आप इन दोनों के बीच में देख रहे हैं। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट के लिए कुछ खास आपको ऑफर देखने को नहीं मिल पाएगा। कुल मिला के आपको सावधान रहना है और सोच समझ के आपको निवेश करना है। प्रेम संबंध की हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी लगन में बैठे हैं, उच्च अवस्था में बैठे हैं, तो कहीं पे किसी की बात सुनते हुए नजर नहीं आएंगे, किसी की बात को नकार सकते हैं, पार्टनर पर दबाव बना सकते हैं, पार्टनर को कोई सजेशन सलाह दे सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ अपनी ही सुनेंगे और किसी ही नहीं सुनेंगे। प्रेम संबंध के अलावा अगर हम बात करें विवाह की, अगर आप चर्चा कर रहे हैं परिवार के साथ, तो परिवार का सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिलेगा। पार्टनर की तरफ से कुछ आनाकानी या कुछ अवरोध उनके परिवार की तरफ से देखने को मिल सकता है। विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है, जनरली चल रही है, थोड़ा सा आपको शांत और विनम्र भाव में रहना यदि आप चाहते हैं कि आपको इसमें सफलता देखने को मिले। विवाहित दंपति की हम बात करेंगे तो सप्तमेश द्वादश भाव में उच्च अवस्था में बेशक है, लेकिन अभी ये जो है पीड़ित अवस्था में इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इनके साथ शनि और राहु का जोड़ बना हुआ है और बुध भी यहाँ पे है, जो कि बाद में चले जाएंगे 7 मई को लगन में, तो तब यहाँ पे रह जाएंगे राहु, शनि और शुक्र। तो उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी कुछ खास इनके अंदर पावर या स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल पाएगी, तो ऐसे में शुक्र को आपको स्ट्रेंथ देना है यदि आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन जो है वो शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक रहे, सौहार्द में बना रहे। तो शुरुआत तो कह सकते हैं कि कुछ खास देखने को नहीं मिल पाएगा, कम से कम 31 मई तक, जब तक कि शुक्र यहाँ पे है, या 18 मई तक जब तक कि राहु यहाँ पे है, तब तक आपको ये कुछ न कुछ गलतफहमी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ शंका की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, और ये आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना नहीं भी होना, ये आपकी निराशा का कारण बन सकती है। इसके अलावा राहु का जैसे 18 मई को आपको एकादश भाव में आएंगे तो शनि के साथ जो है शुक्र रहेगा, फिर भी संघर्ष की स्थिति देखी जा सकती है, हालांकि राहत आपको जरूर देखने को मिलेगी। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत तो काफी अच्छी रह सकती है, अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगा, और संतान पहले से है तो उनके कारण आपको कुछ गर्व का क्षण देखने को मिल सकता है। संतान की उपलब्धि आपको काफी संतोष देगी। उपाय की हम बात कर लेते हैं। देखिए, लग्नेश और सप्तमेश दोनों का आपको उपाय करना है। यहाँ पे दोनों की अवस्था अच्छी नहीं है। लग्नेश जहाँ नीच अवस्था में, सप्तमेश उच्च अवस्था में होने के बावजूद भी श्रापित योग के प्रभाव में है। अब क्या करना है आपको, मंगल के लिए प्रत्येक मंगलवार को लाल वस्तु का दान करना है। गाय को मीठी रोटी खिलाएं, घी और गुड़ का, जैसे आपको सामर्थ्य हो, और हनुमान जी के मंत्र का कोई आप जाप कर सकते हैं या हनुमान चालीसा का नित्य आप पाठ कर सकते हैं। तो सप्तमेश शुक्र के लिए आपको प्रत्येक शुक्रवार को गाय की सेवा करनी है, और विवाहित स्त्री को कुछ श्रृंगार से संबंधी वस्तु दान करना है या गिफ्ट करना है। छोटी कन्याओं को आप कुछ दान कर सकते हैं, कुछ स्कूल से, स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ आप उनकी जो यूजफुल चीजें उनको आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगा सकते हैं। सफेद वस्त्र प्रत्येक शुक्रवार को पहने, और हो सके तो कमल के इत्र का प्रयोग करें। तो ये थोड़ा सा छोटे छोटे उपाय हैं, आप इसे जरूर करें। इससे आपके लग्नेश सप्तमेश जो है मजबूत होंगे और धीरे धीरे इनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें।
हरे कृष्णा।